बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर मोहम्मद शफीक एक नए चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बेटा कुछ प्रीवियस चैप्टर की इम्पोर्टेंट बातें जो हैं, इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको रिपीट करवा दूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप उसको नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉन्ग क्वेश्चन नोट करें। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, न्यूट्रिशन इन फंजाई। न्यूट्रिशन इन फंजाई के अंदर बेसिकली कम अज कम 2 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। वैसे तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, यानी सैप्रोबिक को और पैरासाइटिक और प्रीडेटर्स को अलग कर दिया जाए तो म्यूचुअलिज्म का एक अलग क्वेश्चंस भी बन सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ज़ाइगोमाइकोटा में जो लाइफ साइकिल पढ़ा था राइजोपस का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्को हो गया, बेसिडियो माइकोटा के कैरेक्टर्स हो गए। लूज समट ऑफ वीट का साइकिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लैंड अडाप्टेशन से लेकर एंड तक मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर ये बात दोहराता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो लैंड अडाप्टेशन इन फंजाई। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहली जो है इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वो अलग लॉन्ग है। इकोनॉमिक गेन वो अलग लॉन्ग है, और इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू फंजाई वो एक अलग क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर एक एमसीक्यूज आता है, 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको नोट कर लें आप लोग। रिजेम्बलेंस ऑफ फंगस विद प्लांट, रिजेम्बलेंस ऑफ फंगस विद एनिमल, प्लांट और एनिमल और फंगस के दरमियान डिफरेंस, न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, हाइफा और माइसीलियम में क्या डिफरेंस है, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफा क्या होते हैं, राइजाइड्स एंड हास्टोरिया में क्या डिफरेंस है, प्रीडेटर फंगस क्या होता है, लाइकन और माइकोराइजा में क्या डिफरेंस है, एक्टो और एंडोमाइकोराइजा में क्या डिफरेंस है, स्पोर्स और कोनिडिया में क्या डिफरेंस है, हेट्रोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक फिनोमिना क्या है, एस्की एंड बेसिडिया में क्या फर्क है, रस्ट और समट में क्या डिफरेंस है, पैरासेक्सुलिटी क्या है। उसके अलावा जो है बायोरेमिडेशन क्या है, इकोनॉमिक गेन में एंटीबायोटिक्स, बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर फंगस का यूज एज अ फूड के तौर पे यूज, इकोनॉमिक लॉसेस के अंदर प्लांट डिजीजेस जो हैं उनका शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके अलावा जितनी भी डिजीजेस हैं, यानी उसमें रिंग वॉर्म्स है, एथलीट फोस्ट है, एर्गोटिज्म है, ईटीसी, ये तमाम जो उसकी मेन हेडिंग्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अमूमन दिए जाते हैं और बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आपके सामने एक पूरी इस चैप्टर की एक क्लियर सा स्केच आ गया है कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, कोई चीज़ उसमें से छोड़नी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आपने इनको ज़रा अच्छे तरीके से करना है। चलें बेटा, ये तो प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन था। अब हम आते हैं एक नए चैप्टर के ऊपर, और चैप्टर नंबर 3 है और एंजाइम्स। इस चैप्टर के अंदर
जो बोर्ड के एग्जाम के अंदर इसका वेटेज है वो ये है कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं और 1 एमसीक्यूज बनता है, तो टोटल 7 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से बनता है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो प्रीवियस स्कीम चलती रही है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं दिया जाता रहा। अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आए। वैसे तो ये चैप्टर आपने 9th में पढ़ा भी होगा। इन और जाइम्स, इंजाइम्स, इनका मतलब इनसाइड्स ग्रीक लैंग्वेज में, और जाइम का मतलब यीस्ट भी है और कुछ लोग इसको लीविंग भी कहते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यीस्ट भी एक लीविंग है, यूकैरियोट्स है। आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल से यीस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, क्योंकि पहली डिस्कवरी इसके अंदर यीस्ट के अंदर हुई, तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया, एंजाइम्स। हर वक्त कुछ कैरेक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए। कोई भी आपके सामने एंजाइम का नाम ले या एंजाइम के बारे में आपसे पूछे तो फौरन कुछ बेसिक कैरेक्टर आपके जहन में आ जाने चाहिए। एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन की कौन सी टाइप है, टर्शरी स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर प्रोटीन है। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तमाम एंजाइम प्रोटीन है एक्सेप्ट किसके, राइबोजाइम्स के। ये आरएनए, ये प्रोटीन्स नहीं है। बायो कैटलिस्ट होते हैं एंजाइम्स। कैटलिस्ट ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर इट सेल्फ डायरेक्टली यूज नहीं होते, या उनकी प्रेजेंस जो है एंड प्रोडक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालती। ये बायो कैटलिस्ट हैं, काम वही करेंगे कैटलिस्ट का, लेकिन करेंगे किसके अंदर, लिविंग के अंदर। तो इस वजह से क्या नाम दे दिया गया, इनको बायो कैटलिस्ट का नाम दे दिया गया। दूसरा पॉइंट है कि इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। वो तमाम रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्पेसिफिक इन देयर एक्शंस, मखसूस हैं, अपने खास सबस्ट्रेट पे काम करते हैं या एक सबस्ट्रेट की खास क्लास पे काम करते हैं। हर एंजाइम का एक मखसूस सबस्ट्रेट होता है। ये वो बुनियादी कैरेक्टर्स हैं जो हर वक्त आपके जहन में होने चाहिए। अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। विदाउट एंजाइम द रिएक्शन वुड प्रोसीड एट अ वेरी स्लो स्पीड, मेकिंग लाइफ इम्पॉसिबल। अगर एंजाइम ना होते तो बेसिक जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ऑलमोस्ट वो इतने स्लो हो जाते कि लाइफ का यहाँ गुजारना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। इवन के जो हम सांस ले रहे हैं, सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसका आगे मेटाबॉलिज्म, ये इतना स्लो हो जाता कि सर्वाइवल ही ना होता। अगर फूड इनटेक कर ली जाती तो उसको घंटों के अलावा कई कई दिन लगते, कई कई हफ्ते लग जाते उसकी डाइजेशन के अंदर से। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे समराइज करूं तो यही कहूंगा कि एंजाइम के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एंजाइम के बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। आइए देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एंजाइम्स क्या है। डेफिनेट बात है कि एंजाइम अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो एंजाइम हंड्रेड ऑफ अमाइनो एसिड यानी कई हजारों पर मुश्तमिल होते हैं। अमाइनो एसिड जब मिलते हैं ज्वाइन टुगेदर एंड कोइल्ड अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, आपने चैप्टर 2 के अंदर पढ़ा है प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के। जब प्रोटीन बनती है तो उसके बाद उसके अंदर पोस्ट मॉडिफिकेशंस आती हैं। हमेशा अमीनो एसिड लीनियर चेन में नहीं रहते,
बल्कि जब वो चेन बढ़ती है तो उसमें कई मॉडिफिकेशन आती हैं। तो इस वजह से ये किस फॉर्म में आ जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ग्लोबुलर फॉर्म्स में आ जाती है। आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम क्या है। एंजाइम पूरे का पूरा जो है वो एक्टिव नहीं होता या रिएक्टिव नहीं होता, उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है स्मॉल पोर्शन के ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कहते हैं। एक्टिव साइट्स वो रीजन है एंजाइम के ऊपर जो किसके साथ रिएक्ट करती है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है। आइए हम देखते हैं कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट को डिफाइन करने के लिए द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम रिएक्ट, वो चीज जिसके ऊपर एंजाइम रिएक्ट करता है, या दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम्स को भी हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो एक्टिव साइट का क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, स्मॉल एरिया है, तो इस वजह से फ्यू अमाइनो एसिड जो होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। बाकी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड जो है वो मेंटेन करते हैं एंजाइम की बाकी ग्लोबुलर शेप को या उसकी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मेन तौर पे उसको बल्क ऑफ अमाइनो एसिड जो हैं वो मेंटेन करने में मसरूफ होते हैं या यूज हो जाते हैं। अब कोफैक्टर क्या है कि सम एंजाइम जो है वो तो सोलेली प्रोटीन है, अकेले या सिर्फ प्रोटीन पे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीएजेस हैं, लाइपेजेस हैं। ये एंजाइम्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ किस पे मुश्तमिल होते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन एक एंजाइम्स को जो है प्रोटीन पार्ट के साथ अपने नॉन प्रोटीनियस पार्ट की भी जरूरत पड़ती है। उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर्स का नाम देते हैं। उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट्स को हम क्या नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं। अब देखिए कि कोफैक्टर की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी कोफैक्टर की है कि ये एक्ट एज अ ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज का काम होता है लिंक करना। किसके दरमियान ये ब्रिज का काम करते हैं, बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एक्ट एज अ ब्रिज। सेकेंड बात यह है कि एंजाइम डायरेक्टली जब रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, तो ये जो कोफैक्टर है वो डायरेक्टली इन केमिकल रिएक्शंस और कैटालाइसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। समटाइम ये एक सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी है, ये एटीपी प्रोवाइड्स करते हैं, इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। यानी एंजाइम को एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके फंक्शंस को मुकम्मल करने के लिए अच्छे अंदाज के अंदर कोफैक्टर बहुत जरूरी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली ये बात है कि एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शंस, सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी, इसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब एक एंजाइम जो कंप्लीट होता है उसको हम नाम देते हैं हालो एंजाइम्स का। इसको हमने आगे जाके डिस्कस करना है। एक हालो एंजाइम के अंदर उसका नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी मौजूद होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और दूसरा जो प्रोटीन पार्ट होता है वो भी मौजूद होता है जिसको क्या कहते हैं, एपो एंजाइम्स कहते हैं। अब कोफैक्टर्स दो तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक नेचर के हैं और दूसरे के ऑर्गेनिक नेचर्स के होते हैं। अब हम इनऑर्गेनिक नेचर के कोफैक्टर को देखते हैं तो उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। एक्टिवेटर के लिए दो कैरेक्टर हर वक्त आपके माइंड में होने चाहिए, डिटैचेबल कोफैक्टर्स, सेकेंड ये के मेटालिक आयंस। डिटैचेबल कोफैक्टर्स एंड मेटालिक आयंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। एग्जांपल मैं यहां पे दे रहा हूं, डीएनए पॉलीमेरेज, ये इसके साथ मैग्नीशियम क्या है, ये इनऑर्गेनिक आयंस है, ये एक्टिवेटर्स है, और ये क्या है, प्रोटीन्स है। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में से फिर दो आ जाते हैं ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स।
प्रोस्थेटिक ग्रुप में ये कैरेक्टर आपने याद रखना है कि नॉन प्रोटीन है, ऑर्गेनिक नेचर्स के होते हैं और कोवलेंटली अटैच्ड होते हैं। कोवलेंटली अटैच, स्ट्रॉन्ग लिंकेज होती है इनकी। फॉर एग्जांपल जो हीम ग्रुप है ऑफ साइटोक्रोम्स, ये इन्वॉल्व होते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। तो ये बेहतरीन एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की कि हीम ग्रुप जो है, साइटोक्रोम एक प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन कैरियर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जो हम 11 चैप्टर में डिटेल से जाके इसको डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं वहां ये मौजूद होते हैं। तो ये इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशंस भी है और जिसके अंदर रिडक्शंस भी है। उसके बाद अगर हम दूसरे ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की बात करें तो वो हैं कोएंजाइम्स। दो बातें याद रखनी है, एक तो नॉन प्रोटीन है, ऑर्गेनिक नेचर्स के हैं और ये लूजली अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन्स जो हैं ये कोएंजाइम्स में आते हैं। और विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एंजाइम के साथ, और ये माइनर क्वांटिटी में दरकार होते हैं और ये अगेन एंड अगेन क्या होते रहते हैं, यूज हो जाते हैं एंजाइम के साथ केमिकल रिएक्शंस के अंदर। तो ये आज जो था एंजाइम का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल इंशाल्लाह फिर इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।